Hello and Assalamu alaikum. This is me Shoaib and you're tuning into Shoaib's Vibe Station. आज की पॉडकास्ट में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को एड्रेस करने जा रहे हैं जो कि हर डेंटल स्टूडेंट और फ्रेश ग्रेजुएट के दिमाग में घूम रहे होते हैं, और यही सब डिस्कस करने के लिए हमने दावत दी है एक एक्सपर्ट ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन जिन्होंने FCPS किया है, ताकि वो हमें गाइड कर सकें कि हम एज अ डेंटल स्टूडेंट या फ्रेश ग्रेजुएट कैसे अपने करियर में यानी डेंटिस्ट्री में एक्सेल करें। तो आइए चलिए मिलते हैं अपने गेस्ट डॉक्टर हुज़ैफ़ा सईदुल खैर से। अस्सलामु अलैकुम उस्ताद मोहतरम डॉक्टर हुज़ैफ़ा, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो है वो मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा। आप माशाल्लाह से ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं, FCPS किया है आपने, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अच्छा, हम सबसे बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। मैंने पहले स्कूलिंग करी सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल से पैट्रिक तक, फिर इंटरमीडिएट किया मैंने गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज से। उसके बाद मैंने BDS किया 2011 में अल्तमश इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल मेडिसिन से। फिर कुछ अर्सा जॉब करी मैंने, पहले पेरियोडोंटोलॉजी में करी, उससे पहले DM में करी, फिर पेरियो पढ़ाई बच्चों को, फिर सर्जरी पढ़ाई। इसी दौरान पार्ट 1 क्लियर किया और 2 साल के बाद तकरीबन 2 साल लगी मुझे रेजिडेंसी ढूंढने में, और मैंने ज़ियाउद्दीन से फिर मैक्सिलोफेशियल में FCPS शुरू किया, जो इख्तिताम हुआ अराउंड 2015 में शुरू किया, और वो 2019 में ट्रेनिंग ख़त्म हुई और 2020 तक एग्ज़ाम क्लियर हुआ। उसके बाद एक छोटी सी फ़ेलोशिप करने स्विट्ज़रलैंड गया। वहाँ पे एक फ़ेलोशिप करी मैंने पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट्स में यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल बाज़िल से, और उसके बाद अब मैं बस प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा, आजकल जो इतनी सैचुरेशन हो गई है BDS के बाद, जो है जॉब्स नहीं मिलती हैं और स्टूडेंट्स परेशान हैं, तो इस मौसम में सीज़न बोलें तो उसमें क्या बच्चों को BDS करना चाहिए? मुझे अगर कोई पूछे तो मैं तो थोड़ा डिस्करेज करता हूँ, लेकिन इशू ये है कि कैरियर काउंसलिंग सही से नहीं होती बच्चों की। ऑब्वियसली हर ज़माने में नए डेंटिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि आगे जाके फ्यूचर में डेंटिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या अभी बहुत हो गए तो बाद में ज़रूरत नहीं है बनाने की। लेकिन करें, लेकिन करने से पहले उसके रिपरकशंस पता हो, फील्ड की क्या डिमांड है। ठीक है, बच्चे घुस जाते हैं समझ के कि डेंटिस्ट्री में बहुत पैसे कर लेते हैं, लेकिन कैसे पैसा बनाना है वो ड्यूरिंग डेंटिस्ट्री कोई नहीं बताता, और कैसे उसके बाद आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो जाने से पहले, BDS शुरू करने से पहले अगर ये सारी चीज़ों का इल्म हो तो फिर ज़रूर करें, और लेकिन अगर इल्म नहीं है या बस ऐसे ही चले गए तो फिर लोगों को तकलीफ़ होती है बाद में कि अब तो आगे 4 साल गुजार लिए, अब फिर लोग थोड़े से लॉस्ट फील करते हैं कि यार ये तो हम गलत जगह आके बैठ गए। तो पहले से स्टडी करके आए, पता हो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू, तो फिर चीज़ें आसान हो जाती। जैसे आपने कहा कि बच्चे सोचते हैं कि पैसा है इस फील्ड में, तो पैसा है या नहीं है? पैसा तो है, लेकिन पैसा ऑब्वियसली कोई भी बिज़नेस हो उसमें पैसा कमाना आसान नहीं होता। लाइकवाइज डेंटिस्ट्री में पैसा कमाना आसान नहीं है। हाँ, पहले के लोगों के लिए थोड़ा आसान था, लोग कम थे, क्लिनिक्स कम थी, कुछ बड़े नाम थे वो कैश करते थे, वो आज भी हैं। और हर फील्ड में इसी तरह होता है कि कुछ बड़े नाम होते हैं जो ज़्यादा पैसा कमाते हैं, और उनके शैडो के अंदर जो छोटे नाम है वो चलते रहते हैं। तो पैसा तो डेफिनेटली है, लेकिन सब्र शुक्र के साथ आता है। एकदम से नहीं आ जाता कि आज ग्रेजुएट के कल मिलियनेयर्स बन गए, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो आपको लगता है कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में सिखाया जा रहा है सही से क्लिनिकल वर्क, ये कि बच्चा जैसे ही BDS करे तो वो पेशेंट कर सकता है खुद से, या जो है वो सिर्फ थ्योरी रिलेटेड ही पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद आपको जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है? देखें, इंस्टीट्यूट्स को जैसे पढ़ाना चाहिए वैसे तो नहीं हो रहा काम, और दूसरी बात यह है कि बच्चे भी उस टाइम पे इतने सीरियस नहीं होते कि जो पढ़ाया जा रहा है ना उसको ज़रा सीरियसली लेके इसी चीज़ से पैसा कमाने तो पढ़ लें हम थोड़ा सा, तो ताली दो हाथों से बचती है। इंस्टीट्यूट तो चाहता है कि बच्चा सीख के निकले ताकि नाम रोशन हो इंस्टीट्यूट का। अब बच्चा उस टाइम का कितना फ़ायदा उठाता है, ये एक बहुत बड़ा गैप है जो कोई एड्रेस नहीं करता। बहुत जो ना सोशल मीडिया पे बच्चे बहुत मिलते हैं, वो कहते हैं कि हम जो हैं वो कोई जॉब नहीं दे रहा, कोई ये नहीं कर रहा। तो जब काम सीखने का टाइम था उस टाइम पे आप क्या कर रहे थे?
वो तो कोई बच्चा नहीं बताता। तो इंस्टीट्यूट्स हाँ कुछ लैकिंग है, बिल्कुल है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही जो है फारिग करके बच्चों को छोड़ दिया जाता है। सिखाने की कोशिश तो बिल्कुल की जाती है। कुछ इंस्टीट्यूट्स तो बहुत कोशिश करते हैं, बाकी कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी हैं जो बस अल्लाह के नाम पे चल रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूट की लैकिंग है, बच्चे भी जो हैं वो थोड़ा सा नॉन सीरियस होते हैं उस टाइम पे और वो काम सीखने की कोशिश नहीं करते। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बीडीएस के दौरान कौन सी क्लिनिकल स्किल्स हैं जिसके ऊपर बच्चे को फोकस्ड रहना चाहिए कि भाई उसको ज़िंदगी में आगे काम आएंगी? यहाँ पे मैं छोटा सा इसको ना चेंज करता हूँ। हम क्लिनिकल स्किल्स की बात नहीं करते, सिर्फ स्किल्स की बात करते हैं, ठीक है। काम तो वक्त के साथ हर कोई सीख जाता है, बात करने की तमीज़ लोग नहीं सीख पाते। तो सबसे पहले तो कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी चाहिए कि पेशेंट से बात कैसे करनी है, पेशेंट को कन्विंस कैसे करना है कि आप जो काम करने जा रहे हैं, एक तो आपको पता है कि आप क्या करने जा रहे हैं, और दूसरा ये कि इसी से एक और पहलू ये निकलता है कि बच्चों का पहला एक्सपोजर उनके इंस्टीट्यूट्स में ओपीडीज़ के अंदर होता है, जहाँ पे वो पेशेंट देखते हैं। वो यूजुअली नॉन अफोर्डिंग लोग होते हैं या मिडिल सोसाइटी से आते हैं, जिनको जो है कहते हैं कि चलो यहाँ पे जाके काम कर लें तो शायद करा लें तो थोड़े पैसे बच जाएंगे। तो बच्चों को ये चीज़ पता होती है और वो उस वक्त पेशेंट्स को सीरियस नहीं लेते और वो कम्युनिकेट करने में बहुत लैकिंग होती है, क्योंकि पेशेंट मजबूर है। जो टीचर ने बोला है वो ट्रीटमेंट करना है, टीचर ने बोला दांत निकाल, वो जाते हैं सीधा दांत निकाल के आ जाते हैं। और ये आदतें इनकी पक्की हो जाती है हाउस जॉब के दौरान, और जब वो क्लिनिक में जाते हैं तो उसी एटीट्यूड को लेके जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि यार पेशेंट हमसे काम नहीं करवा रहा। तो जब बच्चे उस वक्त ओपीडी में उस टाइम पे जब पहला एक्सपोजर होता है, अगर वो उस वक्त ये सोचना शुरू कर दें कि यार ये पेशेंट जो है पोटेंशियली कल मुझे पैसे कमा के देगा, तो बच्चे के रवैये में चेंज आ जाएगा। वो पेशेंट से कम्युनिकेट ज़्यादा अच्छा करेगा, वो पढ़ के आएगा कि कल मुझे काम करना है। पहले तो इस स्किल पे बड़ा ज़रूरी है। जहाँ तक क्लिनिकल स्किल्स की बात है तो सारी ज़रूरी हैं, लेकिन अगर कोई ये बोलेगा एक फ्रेश ग्रेजुएट है वो इम्प्लांट्स लगाना सीख जाए एकदम से, या कर्व्ड कनाल्स जो है उसको निगोशिएट करना सीख जाए, तो वो तो वक्त के साथ आता है। लेकिन एटलीस्ट बेसिक स्किल्स हर डिपार्टमेंट का, एक सिंपल एक्सट्रैक्शन, एक छोटी सी फिलिंग, एक सीधी सादी रूट कनाल, इम्प्रेशन लेना एटलीस्ट आना चाहिए, क्योंकि डेंचर और क्राउन तो बनाएगा लैब वाला, तो एटलीस्ट इम्प्रेशन अच्छा लेना आना चाहिए। ये चीज़ें भी सीख ले तो काफ़ी सक्सेसफुली एक अच्छी क्लिनिक रन कर सकता है। आजकल जो है वो स्टूडेंट्स के अंदर कॉन्फिडेंस का भी इशू है थोड़ा सा, कि उनका तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो पेशेंट को सही से डील कर सकें, पेशेंट को हैंडल कर सकें। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप कैसे किया जाए? कॉन्फिडेंस तो किसी में भी नहीं होता शुरू में। आप जब भी पहला नया काम शुरू करने जाते हो, कुछ भी काम हो, तो वक्त के साथ कॉन्फिडेंस आता है। एक काम आप 10 बार करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि यार अब मुझे काम करना आता है। तो आप या तो टीचर्स होते हैं वहाँ पे मौजूद ना, जहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन है जाके पूछे टीचर से। जब वो पूछेंगे टीचर नॉलेज देगा, वो नॉलेज लेंगे। अब होता ये है कि वो जितनी नॉलेज उसने ग्रैब करी है उसी नॉलेज में काम करता है, फिर वो काम करते हुए फंसता है, लेकिन उसको जाके वापस एड्रेस नहीं करता कि सर मैम मैंने ये करा था, मुझसे क्या गलती हुई, वो पूछता नहीं है। अब एक टीचर के अंडर 40 बच्चे हैं, वो 40 लोगों को तो जाके नहीं बताएगा ना तुमने ये गलती करी, तुमने ये गलती करी। तो बच्चे अगर अपनी गलतियों को घर जाएं, सोचे कि आज मैंने क्या गलत किया, उनको एहसास हो कि ना अच्छा इसका सोल्यूशन क्या है, जाके अपने टीचर से डिस्कस करें कि यार ये हुआ, मैं इसको कैसे सही कर सकता था। तो फिर विद इवेंचुअली कॉन्फिडेंस जल्दी बिल्डअप होगा, रादर देन कॉन्फिडेंस कभी बिल्डअप ना हो। अच्छा, हाउस जॉब में जब आते हैं स्टूडेंट्स, तो उनको आपको ऐसा लगता है कि उनको फुल एक्सपोजर मिल जाता है हर चीज़ करने का, और वो जो है वो एक पॉलिश्ड स्टूडेंट होके जो है वो मार्केट में जाते हैं, ऐसा लगता है आपको, या फिर उनको और जो है वो पॉलिशिंग की ज़रूरत होती है बाद में? बाद में पॉलिशिंग की ज़रूरत होती है। वो कंप्लीट तो बन के नहीं निकलते, ठीक है, लेकिन फिर हाउस जॉब इज़ नॉट द एंड, राइट, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। वो तो शुरुआत है। तो आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोगों को जॉब मिल जाती है। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। मुझे जब सर्जरी में जॉब मिली थी 2012 या 13 में, सर्जरी डिपार्टमेंट, मुझे दांत निकालना नहीं आते थे, ठीक है। तो उस वक्त बच्चों के साथ रह के सिखा के खुद फंस के फिर टाइम मैंने सीखा। ये बिफ़ोर मेरी रेजिडेंसी है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि आपने जो उस वक्त हाउस जॉब में आपको आइडिया हो जाता है, कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत आ जाता है, बट उसके बाद
आपको उसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है कि आप जो है प्रोफिशिएंट हो जाए अपने स्किल्स के अंदर। हाउस जॉब तो इट्स जस्ट द बिगिनिंग, और एंड तो इसका बहुत दूर है, तो कांस्टेंट वर्क ज़रूरी है। एक स्टूडेंट ने BDS कर लिया है, तो क्या वो काफ़ी है कि वो मतलब अपना जो है वो हर चीज़ घर भी चला सकता है और पैसे भी कमा सकता है और एक कामयाब डेंटिस्ट बन सकता है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने की जो है वो ज़रूरत पड़ती है? बिल्कुल काफ़ी है सिर्फ BDS करना भी। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में एक गोल लेके आता है ना कि मैं अचीव क्या करना चाहता हूँ। आज के ज़माने में बहुत बड़े बड़े नाम देखें तो वो जनरल डेंटिस्ट ही हैं सारे के सारे, हर कोई पोस्ट ग्रेड होके बड़ा नाम नहीं है। तो सिर्फ BDS काफ़ी है, लेकिन सिर्फ BDS उस लिहाज से काफ़ी है कि वो ये समझ, अगर वो बंदा ये समझ ले या बंदी ये समझ ले कि मैंने BDS कर लिया है और ये अब मैंने सारे स्किल सीख लिए और मुझे आगे कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो उसके लिए बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है। सिर्फ BDS बिल्कुल करें। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो सिर्फ BDS में बहुत अच्छी क्लिनिकल प्रैक्टिस रन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं। जहाँ वो उनको लगता है कि उनकी कोई कमी है तो वो किसी स्पेशलिस्ट से या किसी को बुला के उसको एड्रेस करते हैं और उसको खुद भी अपनी लर्निंग कंटिन्यूस रखते हैं। पोस्ट ग्रेड इज़ नॉट एन ईजी पाथवे, ठीक है। ये बहुत सारे बच्चों को लगता है कि या तो पोस्ट ग्रेड के बाद जो है हम बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो पोस्ट ग्रेड के बाद भी सक्सेस गारंटी नहीं है। तो एक छोटी सी एक कंपैरिजन देता हूँ कि BDS करने के बाद पोस्ट ग्रेड ख़त्म करने के लिए एटलीस्ट 6 साल चाहिए, सब कुछ मिला मलू के, पार्ट 1 हो गया, MDS हो कोई भी हो गया, आपको 6 साल चाहिए। अगर वही शख्स उस 6 साल में अपने क्लिनिकल स्किल्स डेवलप करता रहे तो वो एक FCPS तो वापस ज़ीरो से शुरू करेगा, लेकिन वो एक अच्छी क्लिनिकल प्रैक्टिस एस्टैब्लिश कर सकता है विद इन दोज 6 ईयर्स। तो अगर किसी को पोस्ट ग्रेड करना है बिल्कुल करे, लेकिन फिर उसके बारे में पता हो कि वो किस कुएं में छलांग मार रहे हैं, फिर वो करे। आप कह रहे हैं कि BDS ही काफ़ी है, तो और फिर आप साथ ये भी कह रहे हैं कि क्लिनिकल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तो क्लिनिकल स्किल्स कैसे अच्छी होंगी BDS के बाद? क्या वर्कशॉप्स लेना ज़रूरी है, या क्योंकि पेशेंट तो आएगा नहीं आपके पास, क्योंकि आजकल डिग्रीज़ देखते हैं लोग कि भाई BDS है, FCPS है, या और लातादार डिग्रीज़ हैं, उस वाले डॉक्टर के पास जो है वो पेशेंट जाता है। तो सिर्फ BDS वाले को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो अपनी क्लिनिकल स्किल्स को और डेवलप कर सके? देखें, सिर्फ BDS के बाद जो है, एक तो अगर बच्चा हाउस जॉब के दौरान उसको सोच लेना चाहिए कि वो आगे जाके करना क्या चाह रहा है, क्यों वो क्रिटिकल टाइम है जहाँ पे वो डिसाइड करता है कि उसको जनरल प्रैक्टिशनर बन के रहना है या उसने आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अगर वो उस टाइम पे सोच सकता है कि मैंने जनरल प्रैक्टिशनर बन रहा है, तो उस वक्त उसका पूरा फोकस होना चाहिए कि यार ये मेरे पास मौका है, मैं सब सारे स्किल्स ग्रैब कर लूँ। ऑब्वियसली 1 साल और कुछ महीनों की रोटेशन इज़ नॉट इनफ टू ग्रैब ऑल द स्किल्स यू नीड। तो डेफिनेटली वर्कशॉप्स करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। कुछ बच्चे इस तरह से नहीं सोचते, लेकिन जो लोग बाहर के लिए ORE वगैरह के एग्ज़ाम्स देते हैं, वो बच्चे यूजुअली क्या करते हैं कि घर पे एक मैनिक्विन का सेट लगाते हैं और घर पे बैठ के कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करते हैं। फिलिंग्स की प्रैक्टिस करते हैं, क्राउन कटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, इम्प्रेशन टेकिंग की प्रैक्टिस करते हैं। तो ऑब्वियसली टाइम पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर आ रहा है जो वो खुद नहीं कर सकते, तो किसी स्पेशलिस्ट को बुला के करा ले। लेकिन जब वो स्पेशलिस्ट काम कर रहा हो तो उसको ऑब्जर्व करे कि यार वो ऐसी कौन सी चीज़ कर रहा है जो मुझे नहीं आती थी, या वो कैसे। हमारे यहाँ पे जो है, जो यंग ग्रेजुएट्स है, वो सक्शन पकड़ के साथ में खड़े होने को भी एक तौहीन समझते हैं कि यार ये क्या हमें सक्शन पकड़ के खड़ा करा दिया। लेकिन वो सक्शन पकड़ के कितना कुछ सीख सकते हैं वो उसको बहुत अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। मैंने खुद बड़े सेक्शंस पकड़े अपने ग्रेजुएट के बाद, और पैसे नहीं मिलते थे, सेक्शन पकड़ के खड़े रहते थे बड़ी क्लिनिकों के ऊपर, लेकिन वो सेक्शन पकड़ के भी बहुत कुछ सीखा है। तो लर्निंग नेवर स्टॉप्स, आप सीखते रहें, वर्कशॉप्स लें बिल्कुल। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बाहर जाके वर्कशॉप्स लें, वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, बहुत अच्छी टेक्निक सिखाते हैं। और फिर वो एक वर्कशॉप में आप नहीं सीखते, फिर उसको बाहर वापस आके अपना मटेरियल परचेज़ करके घर में प्रैक्टिस करें। मैं एक दोस्त को जानता हूँ, ही इज़ अ मैक्सिलोफेशियल सर्जन, मेरा बहुत अजीज़ दोस्त है। उसने एक प्रोसीजर करना था और उस प्रोसीजर का स्किल सीखने के लिए उसने घर पे अंडों पे प्रैक्टिस करी 6 महीने तक, कि उस दफ़ा वो मुझे नहीं करना, मैक्स फैक्स था, FCPS क्लियर किया हुआ था उसने, बहुत रिसेंटली बात है। तो उसने करी वो मेहनत, वो ताकि वो स्किल सीख सके। तो ऑब्वियसली लर्निंग स्टॉप जो है, इंसान
खुद करता है। जब वो ये समझ लेता है कि मैंने जो है 50-60 लाख रुपए दे दिए और ये 50-60 लाख रुपए दे के मैंने स्किल्स खरीद ली, ऐसे नहीं हो सकता। वो एक जिस्ट मिलता है आपको कि ये इस तरह से ये काम होता है, और फिर वो स्किल्स तो खुद ही सीखने पड़ते हैं टाइम दे के। तरीके बहुत हैं, रास्ते बहुत हैं, अगर इंसान उसको कोशिश करे कि सीखने की। तो डेंटिस्ट्री इज़ मोर देन इनफ। अगर देखा जाए तो सारा पैसा जो है, देखिए इन दी एंड पैसा कमाना है सबने। हर कोई यहाँ पे खिदमत खल्क करने के लिए कोई 50-60 लाख 70 लाख रुपए नहीं खर्च करता। ये एक इन्वेस्टमेंट है जिसकी रिटर्न चाहिए होती है। तो इसकी एक और इसके बरक्स एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक बंदा एक दुकान लगाता है और वो 70 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, क्या वो दुकान लगा के घर पे बैठ जाएगा? नहीं बैठेगा ना। वो दुकान पे 24 घंटे बैठा रहेगा कि यार मुझे माल बेचना है और मैंने पैसा वापस करना है। तो डेंटिस्ट्री के बाद वो बच्चा घर पे क्यों बैठ जाता है? वो मेहनत क्यों नहीं करता कि अब जो मैंने स्किल सीखे हैं इसको मैं कुछ भी करके ये पैसा रिटर्न करूँ, काम सीखूँ ताकि मैं आगे इससे कमा सकूँ। तो एक माइंड ब्लॉक है वो बच्चा खुद अपने अंदर डालता है। मैंने अपनी हाउस जॉब के दौरान जो है रात को 12-12 बजे तक क्लिनिक्स पर बैठा रहता था सक्शन पकड़ के। तो माइंड ब्लॉक है सिर्फ, लेकिन एंड लिमिटलेस है, इसकी कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे आके कि आप कितना सीख सकते हो और कितना काम कर सकते हो, कितना पैसा कमा सकते हो। अच्छा, मैंने आजकल एक ट्रेंड ये देखा है कि बीडीएस के बाद बच्चे तलाश करते हैं कि भाई हमें इंटर्नशिप मिल जाए क्लिनिक्स में, और वो बगैर पैसों के भी करने को राज़ी होते हैं। लेकिन क्लिनिक ओनर्स जो हैं वो उनको रखते नहीं हैं। वो कहते हैं कि भाई वेटिंग लिस्ट पे है, डाल दिया, और अगर किसी की जान पहचान नहीं है तो वो क्लिनिक्स पे रखते ही नहीं हैं। इंटर्नशिप विदाउट जो है वो पे भी नहीं रख रहे हैं। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि जब रख ही नहीं रहे स्टूडेंट्स को तो वो जाके सीखेंगे कैसे, सक्शन कैसे पकड़ेंगे? देखिए सिर्फ क्लिनिक्स नहीं है ना, इंस्टीट्यूट्स भी हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है। अब सूरत हाल ये है कि हर कोई बहुत सारे बच्चे आपकी क्लास में भी होंगे जो इंटीरियर से आए होंगे और यहाँ पे पढ़ा होगा। अब उन्होंने कहा होगा हम वापस इंटीरियर नहीं जाएंगे, हम कराची में ही रहेंगे। अब तो एक कराची कितने लोगों को संभालेगा? तो लोगों को स्प्रेड आउट होना पड़ेगा काम सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ऑब्वियसली एक प्लेस सैचुरेट हो रही है, इसमें कोई शक नहीं कि सैचुरेशन है, लेकिन अगर पूरा पाकिस्तान एक ही शहर में आके बैठ जाएगा तो बात तो आगे नहीं बढ़ेगी, बात तो स्टैग्नेशन की तरफ जाएगी। क्योंकि जो दूसरे इलाके हैं वो तो पीछे रह गए। वहाँ अगर एक बच्चा मिट्टी से आके कराची में आ गया तो मिट्टी में डेंटिस्ट कहाँ से आएगा? वहाँ भी तो लोगों को दांतों की तकलीफ है, लेकिन वो वापस मिट्टी जाना नहीं चाह रहा। उसकी अपनी वजूहात है ऑब्वियसली। एक जो रूरल एरिया है और एक अर्बन एरिया है उसकी फैसिलिटीज़ में बड़ा फ़र्क है और लोग वापस नहीं जाना चाहते। लेकिन एक तो ये फैक्टर है कि जो बच्चे बाहर से बहुत आ रहे हैं, और दूसरा ये कि वो ख्वारी करनी पड़ती है। 100 क्लिनिक में से एक तो रख ही लेगा, है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई भी मना कर दे, कोई ना कोई तो रख ही लेता है कहीं ना कहीं। हर किसी को ज़रूरत होती है, फ्री लेबर हर किसी को पसंद होती है, तो कोई ना कोई तो रख ही लेता है। आज के ज़माने में बच्चों के पास एक बहुत ज़बरदस्त टूल है, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया प्रेजेंस सबकी है, हर बच्चा सोशल मीडिया पे प्रेजेंट है। बहुत सारे मेंटर्स होते हैं सोशल मीडिया पे देखते हैं, और ये एक बहुत अच्छा रास्ता है सोशल मीडिया के थ्रू अपने आप को मार्केट करना। अब वो समझ लें सिर्फ एक इलाका नहीं, पूरा रीजन को जो है वो टारगेट कर सकते हैं। तो आपको वहाँ से आराम से भी कुछ, एक पेशेंट आपने अच्छा करना है, एक पेशेंट आपको इजीली 10 पेशेंट्स दे सकता है। तो एक का काम अच्छा करोगे तो वो दूसरे 10 भी भेजेगा। तो आप ये बहुत सारे रास्ते हैं, सोचे कोशिश करें तो कोई ना कोई रास्ता तो निकल। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ ऑलवेज अ वे। तो अगर किसी में आगे बढ़ने की या कुछ करने की जुस्तजू है तो वो कोई ना कोई रास्ता बंदा ढूंढ ही लेता है। पोस्ट ग्रेजुएशन के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? एक तो FCPS है, दूसरे और क्या हैं आप बताएं? बहुत सारे हैं। FCPS है, MDS है, MSc है, MPhils हैं, PhD है, फिर हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, मेडिकल एजुकेशन अभी बहुत इमर्जिंग है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है। यहाँ पे भी डॉक्टर्स चाहिए, डॉक्टर्स हॉस्पिटल मैनेज करते हैं, कोई और तो नहीं करता। फिर एकेडमिक्स है। तो बहुत सारे ऑप्शंस है। इशू ये है कि अक्सर बच्चों को लगता है कि हम क्लिनिकल डिग्री परस्यू करेंगे तो ही हमें सक्सेस मिलेगा। ऐसा नहीं है।
बहुत सारे लोग एकेडमिक डिग्रीज परस्यू करते हैं, एमफिल्स करते हैं, मास्टर्स करते हैं, एकेडमिक्स में जाते हैं और साथ में सक्सेसफुल क्लिनिक्स भी रन करते हैं। तो ऑप्शंस तो बहुत हैं, ऐसा नहीं कि एक दो ही हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है। FCPS MDS में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। वहाँ पे भी ट्रेनिंग होती है, इधर भी ट्रेनिंग होती है, उधर भी इम्तिहानात होते हैं, इधर भी इम्तिहान होते हैं। बेसिक डिफरेंस ये है कि FCPS जब बंदा दे रहा होता है तो वो एक दूसरे इंस्टीट्यूट को जवाबदेह होता है। जो सुपरवाइज़र होता है वो भी एक दूसरे इंस्टीट्यूट को जवाबदेह होता है, जिसका नाम है कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान, जो अराउंड 150 से ज़्यादा स्पेशलिटीज़ को ओवरलुक करता है, उनकी ट्रेनिंग्स बना करता है। तो जहाँ पे वो ट्रेनिंग कर रहा है उस इंस्टीट्यूट का उसकी डिग्री पे, उसके रिज़ल्ट पे इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता। मास्टर्स क्योंकि एक इन हाउस डिग्री है, एक यूनिवर्सिटी आपको अवार्ड करती है जिस यूनिवर्सिटी आप पढ़ रहे हो, तो उसमें जो है बहुत सारे फैक्टर्स पे शामिल हो जाते हैं, ठीक है। कि वही एग्ज़ामिनर जो आप, वही सुपरवाइज़र आपको पढ़ा रहा है, वही आपका एग्ज़ामिनर होता है। उसी इंस्टीट्यूट आपने डिग्री दी है, अगर आपने उस इंस्टीट्यूट के साथ कुछ किया है तो वो इंस्टीट्यूट भी आपके साथ कुछ करेगा। बात समझ रहे हैं? लेकिन FCPS में ये चीज़ें नहीं होती, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आप कॉलेज में जाते हो और कॉलेज में तो पूरे पाकिस्तान से एग्ज़ामिनर आता है। एक ये फ़र्क है। और दूसरा फ़र्क जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि FCPS इस मुल्क के अंदर फ़ेलोशिप पिछले 40, 45, 50 साल से हो रही है। आई थिंक इवन मोर, आई एम नॉट श्योर। तो वो एक बहुत स्ट्रक्चर्ड एक निज़ाम बना हुआ है एंड उनका स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो एज अ इंस्टीट्यूट बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी डिग्री रिकग्निशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और MDS इज़ स्टिल ग्रोइंग। एक इंस्टीट्यूट डाओ शायद वो कुछ अरसे से करा रहा है और दूसरा इंस्टीट्यूट शायद ज़ियाउद्दीन है जो कुछ करा रहा है। तो अभी वो स्ट्रक्चरली बहुत वीक है, उनके सिस्टम्स बहुत वीक हैं। तो इसलिए वो डिग्री जो है वो अगर 4 साल में, 6 साल में ख़त्म हो जानी चाहिए, वो 8-9 साल में भी ख़त्म नहीं होती। तो ये दूसरा डिफरेंस है, लेकिन दोनों बराबर हैं। मार्केट में वैल्यू बराबर है MDS की और FCPS की? FCPS वाला हमेशा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि एक बच्चा जो स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग सिस्टम से निकल के आता है तो वो खुद बच्चा भी दूसरे के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग बहुत दफ़ा ऐसा भी दिखा है कि MDS का कैंडिडेट FCPS कैंडिडेट से बहुत बेहतर हो। और अब जो है ऐसा भी नज़र आ रहा है कि HODs MDS हैं और उनके अंडर FCPS काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वही बात आ जाती है, वो कैंडिडेट खुद कैसा था। अगर एक कैंडिडेट को अब FCPS के सिस्टम में डाल दें, लेकिन वो बच्चा ही सीरियस नहीं, उसमें काम ही नहीं करना, तो वो जितना ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम हो, अगर बच्चा वीक है तो बच्चा भी वीक ही निकलेगा। और MDS में ये होता है कि अगर आप वहाँ पे एक अच्छा बच्चा चला जाए जो मेहनत करके काम करके सीख के आना चाहता है, तो वो एक अच्छा कैंडिडेट बन के निकलता है। लेकिन यस, एक डिफरेंस ये है कि एक बच्चा जो खुद वीक है उसको एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम में डालते हैं तो वो सिस्टम को क्रॉस नहीं कर पाता, उस सिस्टम से बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई वीक कैंडिडेट निकल के बाहर आए। लेकिन अगर आप किसी वीक सिस्टम में वीक बच्चे को डाल दोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो उस सिस्टम से फिर भी निकल के बाहर आ जाए। और तो बस इसलिए जो है एक स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग सिस्टम से निकला हुआ बच्चा हमेशा प्रेफर किया जाता है दूसरे सिस्टम से। कौन सी स्पेशलिटी की ज़्यादा डिमांड है? ऑर्थो, ओरल सर्जरी, प्रोस्तो? ओरल सर्जरी की तो बिल्कुल भी नहीं है, फ़ारिग बैठे हैं बहुत सारे, ठीक है। ऑर्थो थोड़ा बहुत है और प्रोस्तो बिल्कुल है और पेरियो इमर्जिंग है। पेरियो की अभी सबसे ज़्यादा डिमांड पेरियो की चल रही है। कम्युनिटी में बहुत स्ट्रॉन्ग वैकेंसीज़ हैं। कम्युनिटी एक इमर्जिंग फील्ड है क्योंकि PMDC ने रूल चेंज कर दिया है कि MSPH वाले जो है वो अब कम्युनिटी में एज अ फैकल्टी नहीं आ सकते। दे नीड अ डिग्री इन कम्युनिटी डेंटिस्ट्री। पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री अगर कोई परस्यू करता है उसमें बहुत स्कोप है हमारे मुल्क के अंदर, क्योंकि पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री रिसेंटली इमर्ज किया है। तो कुछ फील्ड्स हैं जो उसमें अच्छी जगह है, लेकिन ऑब्वियसली वो नई फील्ड्स हैं तो उसमें वैकेंसी ढूंढना भी मुश्किल होता है, उसमें पोस्ट ग्रेड इतनी आराम से नहीं मिलता। सही। एंडो बकवास? अच्छा। अच्छी फील्ड है, नहीं कि वो बुरी फील्ड है, लेकिन उस पर भी काफ़ी लोग हैं। देखें उससे डिपेंड नहीं करता। मैं आपको अभी एक और अपडेट देता हूँ कि बहुत जल्द जो है FCPS पार्ट 1 भी डेंटिस्ट्री का 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। मैक्सिलोफेशियल सर्जरी का पार्ट 1 अलग होगा
और बाकी सारी स्पेशलिटीज़ का पार्ट 1 अलग होगा। जिसने FCPS पार्ट 1 मैक्सिलोफेशियल में दिया है वही सिर्फ मैक्सिलोफेशियल की ट्रेनिंग कर सकता है और वो दूसरे किसी और में ट्रेनिंग नहीं कर सकता। तो वही बात शुरू पे वहीं पे आ जाता है कि बच्चा क्या करना चाहता है। अगर वो सर्जन बनना चाहता है तो उसको सर्जरी परस्यू करना चाहिए। अब ये भी इशू होता है कि बच्चे कहते हैं कि बस पार्ट 1 दो, किसी में भी ट्रेनिंग मिल जाएगी कर लेंगे। वो जब उसमें घुसते हैं तो उनको 2 साल में पता चलता है कि यार ये तो गलत आ गए, मुझे तो ऑर्थो करनी थी, मैं तो एंडो में घुस गया। लेकिन वो अपना दिल गुर्दा काट पीट के मत्थे मार मार के वो FCPS निकालते हैं और देन वो उसके लिए नहीं सीख पाता। तो पहले से अगर वो सोच के जाए कि यार मुझे करना क्या है और फिर उसी फील्ड को परस्यू करे तो उसको फ़ायदा होगा, वरना तो इट्स नॉट फ्रूटफुल कि बस मुझे जिसमें भी मिल जाए मैं कर लूँगा। तो फिर वो बच्चा जो है घूमता ही रहता है इधर 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 उधर। बोलते हैं कि ब्रेड एंड बटर है डेंटिस्ट का एंडो जो है वो रूट कनाल किसी को करना नहीं आता। मैंने बहुत सारे सर्जन्स को देखा जिनको रूट कनाल करना नहीं आता। मुझे नहीं आता तो मैं तो FCPS एंडोडोंटिक्स में हो रहा है ना, वो करेगा आके रूट कनाल। अगर सारा ही काम मैं करने लगूँ तो भाई दूसरे क्या करेंगे, ठीक है। इसमें इतनी कमाई हो जाती है कि ज़रूरत नहीं है आपको रूट कनाल करने की। नहीं, बिल्कुल ज़रूरत है रूट कनाल करने की, अगर आती होती तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हो जाता है। कमाई हर चीज़ के अंदर है। देखिए एंडोडोंटिस्ट भी कमा रहा है बगैर इम्प्लांट किए और मैं भी कमा रहा हूँ बगैर एंडो किए। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट, नया तो नहीं, दुनिया में तो यही फॉलो होता है। हमारे यहाँ जो होता है ना वो कॉन्सेप्ट है कि सब कुछ मैं कर लूँ, और तो उसके अंदर ऑब्वियसली कुछ लोग जो हैं वो कुछ काम अच्छा करते हैं। तो पेशेंट पूल शेयरिंग भी एक चीज़ होती है। मुझे इम्प्लांट करना आता है और मेरे दोस्त को एंडो करना आती है। मेरे पेशेंट्स की एंडो वो करता है, उसके पेशेंट की इम्प्लांट्स और विजडम्स मैं करता हूँ, ठीक है। तो हमने एक पेशेंट पूल था तो शेयर किया, एक दूसरे के पेशेंट से हम पैसा कमा रहे हैं। तो इस तरह से भी क्लिनिक्स चलते हैं, इस तरह से भी लोग पैसे कमा रहे हैं ना। और इसमें एक और बेनिफिट है, जब वो मेरे पेशेंट की एंडो कर रहा है तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ। आई एम फ्री टू डू सर्जिकल प्रोसीजर ऑफ सम अदर पेशेंट इन दैट सेम टाइम स्लॉट। तो वरना मैं अगर उसी टाइम पे एंडो करने बैठ जाऊँ तो मेरा जो पेशेंट जो मुझे करना आता है वो तो रुल गया। तो मैं यू आर सेविंग टाइम इन शॉर्ट रादर देन गिविंग मनी टू सम। नो, यू आर नॉट गिविंग मनी टू समवन एल्स, यू आर मेकिंग मोर मनी। इम्प्लांटोलॉजी और कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री का ट्रेंड आजकल बढ़ रहा है, तो उस तरफ जाना चाहिए या नहीं? देखें, ट्रेंड में फ़ायदा वो लोग उठाते हैं जो उसके स्टार्टिंग में जाएं। जब वो ट्रेंड शुरू नहीं हुआ था या बिल्कुल इनिशियल था, उस वक्त जो लोग उस ट्रेंड में घुस गए वो फ़ायदा उठाते हैं, उसके बाद वाले सिर्फ रोते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ट्रेंड्स को फॉलो अगर आप इतना रिलीजियसली उसको जो है क्या कहेंगे, आप कहेंगे यार एस्थेटिक्स में बस मैं किंग बन जाऊं, तो फिर आपके पास किंग एटीट्यूड होना चाहिए। और अगर आप एस्थेटिक्स में जाना चाह रहे हैं तो फिर आप पूरी तैयारी के साथ जाएं कि एस्थेटिक्स विदाउट इक्विपमेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लड़कियों को मैंने देखा है जिन्होंने एस्थेटिक के कोर्सेज़ किए हैं और फिर वो घूम रहे हैं कि इधर कोई नौकरी दे दे, उधर कोई नौकरी नहीं, मुझे एस्थेटिक का काम करना आता है, लेकिन कहाँ करेंगे काम। Aesthetics is nothing without equipment and material. Same like dentistry. Dentistry is nothing without equipment and material. तो जाएं, बिल्कुल जाएं, लेकिन सोच समझ के जाएं कि फिर जो है एक जगह पर टिक के बैठ के जगह काम करना है, या इतनी इन्वेस्टमेंट हो आपके पास कि अपना खुद का क्लिनिक खोल के फिर अच्छी सी मार्केटिंग करके करें। तो बिल्कुल जाना चाहिए। जहाँ तक इम्प्लांट्स की बात है, देखिए एस्थेटिक्स के बारे में मुझे इतना नहीं पता। मैंने ना कभी पढ़ा है, ना मैंने पढ़ने की कोशिश की, ना मैंने उसमें जाने की कोशिश करी। अच्छी फील्ड है, कुछ लोग उसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ मशीन डिपेंडेंट नहीं है, मशीन को यूज़ करना आना चाहिए, उसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पता होना चाहिए, फिर वो होती है। इट्स अ टेक्निकल फील्ड, कोई बच्चों का खेल नहीं है। सेम गोज़ फॉर इम्प्लांट्स, ठीक है। बहुत सारे यंग लोग हैं वो बस वो ये समझते हैं कि ड्रिल करके इम्प्लांट ही तो डालना है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो काम चल जाता है, लेकिन मेरे टीचर ये कहते थे कि हुज़ैफ़ा आपको उस वक्त तक किसी प्रोसीजर के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक आपको उसकी कॉम्प्लिकेशंस मैनेज करना नहीं आती। तो और जब प्रोसीजर्स करेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस होंगी। कॉम्प्लिकेशंस होना अच्छी बात है, हर किसी के साथ होती है। इसका मतलब आप काम कर रहे हो कि फिर आपको कॉम्प्लिकेशंस मैनेज करना आनी चाहिए। तो आप जाके आप बिल्कुल ट्रेंड पे जंप करें,
लेकिन फिर ये भी सोचें कि हर ट्रेंड का या हर प्रोसीजर का हर चीज़ की कॉम्प्लिकेशंस ज़रूर होती हैं, और अगर आपने सीखना है तो कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करना भी सीखना है, सिर्फ प्रोसीजर करना नहीं सीखना। अपना ओपिनियन दीजिए कि एस्थेटिक डेंटिस्ट्री या कॉस्मेटिक सर्जरी वगैरह, ये तो सारी चीज़ें प्लास्टिक सर्जरी या फिर डर्मेटोलॉजी की नहीं है जो कि बीडीएस वाले क्यों उनका हक मार रहे हैं? हक नहीं मार रहे, झगड़ा है सबके दौरान। प्लास्टिक और डर्मा वाले कहते हैं ये हमारा काम है, लेकिन क्योंकि हेड एंड नेक की एनाटमी तो हमने भी पढ़ी है तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। थोड़ा सा इसको कहें कि स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर होना चाहिए पीएमडीसी की तरफ से या अथॉरिटीज़ की तरफ से कि यार इस कैलिबर की एजुकेशन इस बच्चे के पास हो तो वो एस्थेटिक प्रोसीजर्स करे, चाहे वो डर्मा का हो, डर्मा के या तो कोर्स का हिस्सा होगा, ठीक है। अगर डेंटिस्ट्री का या एमबीबीएस वाला है, बहुत सारे एमबीबीएस वाले भी एस्थेटिक के कोर्सेज करके कर रहे हैं, तो वो कोर्सेज़ की कोई स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए जिसके बाद वो अलाउड हो करने के लिए, तो बिल्कुल करें। क्योंकि एनाटमी तो पढ़ी हुई है, चीज़ें तो पढ़ी हुई हैं, तो करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जहाँ से वो सीख के आए उन जगहों की कोई स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए, उसके बाद वो प्रैक्टिस अलाउ हो, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, प्राइवेट प्रैक्टिस कब स्टार्ट करनी चाहिए? मतलब किसी स्टूडेंट को अपना क्लिनिक कब स्टार्ट करना चाहिए? बीडीएस के बाद फ़ौरन खोल ले या एफसीपीएस करे उसके बाद फिर सोचे? मैंने एफसीपीएस के बाद आज तक अपना क्लिनिक नहीं खोल सका। थोड़ा ट्रिकी सवाल है, कुछ आपके कॉन्फिडेंस पर डिपेंड करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंस हैं अपनी ट्रीटमेंट को लेके। कुछ बच्चों में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है और स्किल्स कम होती हैं, तो वो जब प्राइवेट प्रैक्टिस खोलते हैं तो इट्स अ डिज़ास्टर। और कुछ बच्चों में स्किल बहुत होता है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, और वो फिर कभी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करते, वो घूमते रहते हैं बेचारे। दूसरी बात है कि प्राइवेट प्रैक्टिस खोलना नीड्स अ लॉट ऑफ मनी। एक छोटा बेसिक सा सेटअप लगाने के लिए भी आपके 15-20 लाख रुपए तो निकल ही जाते हैं, बिल्कुल बेसिक सा छोटा सा एक सेटअप लगाने के लिए। तो कुछ लोगों के पास फाइनेंशियली नहीं होता कि वो सब कुछ होता है, स्किल भी आती है, कॉन्फिडेंस भी है, लेकिन पैसे नहीं है प्राइवेट प्रैक्टिस करने के लिए। तो जहाँ इन तीनों चीज़ों का बैलेंस मिल जाए उस वक्त उसको क्लिनिक खोल लेना चाहिए। ऐसे कर सकता है बंदा कि उसके पास पैसे हैं, स्किल्स नहीं है, तो वो डेंटिस्ट को हायर करके जो अपना क्लिनिक खोल ले? बिल्कुल, पूरी दुनिया में यही चल रहा है। इन्वेस्टर होता है, वो क्लिनिक खोलता है, वो डेंटिस्ट को हायर करता है, स्पेशलिस्ट को हायर करता है, अपने क्लिनिक चलाता है। वहाँ पे चेन्स के बड़े कॉन्सेप्ट है ना, कि वो ABC क्लिनिक है, उसके 15 पूरे शहर के अंदर या पूरे मुल्क के अंदर 15-16 उसके अलग अलग क्या कहेंगे वो ब्रांचेस होती हैं, और कुछ पूल होता है डॉक्टर्स का जो कुछ ब्रांचेस के अंदर रोटेट करता रहता है, ठीक है। तो बिल्कुल ये भी पॉसिबिलिटी और बिल्कुल हो सकता है कि इन्वेस्टर्स होते हैं, इट्स अ बिजनेस इन द एंड, तो इन्वेस्टर होते हैं, डेंटिस्ट हायर करें और काम करें। अच्छा, सबसे कॉमन मिस्टेक जो आप यंग डेंटिस्ट में देखते हैं जिसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, मिस्टेक किसी भी लिहाज से, कि वो या तो पढ़ाई में या फिर स्किल्स सीखने में? ये वही ना, वो जब काम सीखने का टाइम होता है तब सीरियस नहीं होते, अब जब सर पे पड़ती है तब बहुत लेट हो चुका होता है। तो हाउस जॉब के दौरान बच्चे सीरियस नहीं होते, हाउस जॉब सबसे क्रिटिकल टाइम है, उसके बाद अब अपने आप पे है। तो हाउस जॉब में जिसने काम सीरियस होके कर लिया वो आगे जाके वो गलत है ना, मतलब आपने सुबह, अच्छा हाउस जॉब में भी फिर बच्चे ये समझते हैं कि हमें तो सैलरी मिल रही है, हम लेट पहुंचेंगे, हमारे ही पैसे कट रहे हैं ना, डिसिप्लिन ही नहीं सीख पाते। तो अगर वो हाउस जॉब अपनी डिसिप्लिन के साथ करे ना, तो उसके बाद में आके तो मिस्टेक्स किस्मत से होंगी, लेकिन वो इतना पक्का होके निकलेगा, टाइम पे आना, टाइम, बहुत चीज़ें हैं, छुट्टियां करना, आपको 10 छुट्टी अलॉट की 10 छुट्टी करो, ये कोई टाइम है, यही टाइम है काम सीखने का, इसके बाद कोई नहीं सिखाएगा, इसके बाद सिर्फ ताने मिलेंगे कि यार तुमने हाउस जॉब कर ली, काम नहीं आता तुम्हें, ठीक है। तो जो सबसे बड़ी मिस्टेक है हाउस जॉब पे सीरियस नहीं होना, और फिर ये समझना कि हम, एक और बात मैं यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दूं कि इंस्टीट्यूट को हाउस ऑफिसर्स की ज़रूरत नहीं है, हाउस ऑफिसर्स को इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट ने तो वैसे ही 50 डॉक्टर हायर करके बिठाया हुआ है, एक हाउस ऑफिसर जो एक प्रोसीजर 1 घंटे में करता है, तो वही स्पेशलिस्ट जो HOD उसने वहाँ पे बिठाया, वही HOD वही काम 10 मिनट में करके दे सकता है। तो अगर हाउस ऑफिसर्स एक इंस्टीट्यूट में नहीं आएंगे तो वो OPD ज़्यादा एफिशिएंटली रन करेगी, लेकिन क्योंकि हाउस ऑफिसर्स ने काम सीखना है तो उनको सीरियस होकर आना पड़ेगा, और
उसको नॉट एज अ जॉब ना लें, एज अ स्टूडेंट लाइफ ही समझे और इस तरह गुजारें, तो वो बहुत अच्छा सीख के वहाँ से निकलेंगे, तो उनको कोई फ़ायदा भी होगा। किसी ने BDS कर लिया है तो उसको बाहर जाना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बाहर जाना चाहिए, और अगर FCPS किया है तो उसको बाहर अपॉर्चुनिटीज़ हैं या FCPS से पाकिस्तान के लिए ही सही है? अच्छा, अब अलग अलग लेवल्स के ऊपर अलग तरीके हैं, ठीक है ना। आइडियल टाइम बाहर जाने का है, फ्रेश ग्रेजुएट हो, अभी अभी ग्रेजुएट और बाहर निकल जाए, वो बेस्ट टाइम है बाहर जाने का। आप पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती और आप बाहर एजुकेशन परस्यू करो या लाइसेंस परस्यू करो। लेकिन बाहर जाने का डिसीजन एक बच्चे को अपने BDS के 3rd ईयर या फाइनल ईयर में ले लेना चाहिए। उसको कुछ जहन बना ले कि मुझे बाहर जाना है, क्योंकि हर मुल्क की, और बाहर किधर जाना है, हर मुल्क की एक स्पेसिफिक सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको मीट करने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। तो वो अगर 3rd ईयर फाइनल में अपना माइंड बनाएगा तो हाउस जॉब तक अपनी वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करके एज सुन एज पॉसिबल बाहर जा सकता है। तो बाहर बिल्कुल जाना चाहिए। जो बाहर दुनिया है वो यहाँ पे नहीं है, तो एक छोटी सी दुनिया में रहने के फ़ायदा नहीं। और दूसरी बात ये कि ऑब्वियसली बाहर जाने के लिए अच्छा खासा फाइनेंशियल बैकअप चाहिए। यू नीड वेरी डीप पॉकेट्स टू गो अब्रॉड एनीवेयर, चाहे कनाडा हो, US हो या यूरोप हो। तो बिल्कुल जाए, लेकिन फिर वो अपनी रिसर्च पूरी करके जाए। वो ड्यूरिंग BDS उसका माइंड सेट होना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूँ अपने एक जूनियर की। तो जब वो BDS में आया था, ही वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट, सिर्फ पास होता था और हमें से किसी को नहीं पता था। लेकिन वो फर्स्ट ईयर BDS से उसने माइंड बनाया था कि मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है, क्योंकि उसके चाचा के 2 क्लिनिक्स थे ऑस्ट्रेलिया में। और 4 साल BDS के गुजारे, जस्ट पास होकर निकलता था, हाउस जॉब ख़त्म करी। ही क्लियर्ड ADC's एग्जाम इन फर्स्ट अटैम्प्ट, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। और स्टूडेंट काउंसिल का एग्जाम इतनी आराम से नहीं निकलता, उसने पहली अटैम्प्ट में निकाल दिया। तो मैंने पूछा, यार तूने इतनी आराम से कैसे कर लिया? तो कहता है, यार मुजफ्फर फर्स्ट ईयर BDS से मैं अपने बोर्ड पाकिस्तान के एग्ज़ाम्स के लिए नहीं पढ़ता था, मैं इस तरह से पढ़ता था कि मुझे ऑस्ट्रेलिया का एग्ज़ाम देना है। ही वॉज सो डिटर्मिन्ड फ्रॉम द बिगिनिंग, और उसने अपनी पूरी एजुकेशन को उसके अराउंड मोल्ड किया। मेहनत भी बहुत करी उस लड़के ने। हमें लगता था कि यार ये तो बस जस्ट पास होता है, एवरेज सा बच्चा है, लेकिन नो, ही वॉज स्ट्रगलिंग एंड ही न्यू व्हाट ही वॉज डूइंग। तो इस किस्म की डेडिकेशन हो तो बाहर जाना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन आपको अर्ली ऑन माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि आप बाहर जाएं, और माइंडसेट बनाने के लिए दूसरे के पेरेंट्स भी रेडी हों पैसा खर्चने के लिए, कि 50 लाख तो यहाँ खर्चे, अब 1.5-2 करोड़ और खर्चना है। तो एक तो ये ऑप्शन है, और दूसरी के FCPS के बाद आपके ऑप्शंस थोड़े से लिमिटेड हो जाते हैं। आपके लिए गल्फ़ कंट्रीज़ बहुत आसान हो जाते हैं FCPS के बाद बाहर जाने के लिए, तो FCPS के बाद वो ऑप्शन आपका रहता है। लेकिन अब उसमें भी ये होता है कि एवरीबडी डज़ नॉट वांट टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो आफ्टर पुटिंग सो मच हार्ड वर्क ओवर हियर। तो जा सकते हैं FCPS के, लेकिन आइडियल टाइम इज़ व्हेन वंस you're graduated you go abroad, that's the best time to go abroad। लेकिन फिर डिपेंड करता है कौन से मुल्क जाना चाह रहे हैं, उससे हर चीज़ बदल जाती है। BDS की जर्नी में डेंटिस्ट्री की एक जो पूरी जर्नी है उसमें क्या किसी मेंटोर का होना ज़रूरी है कि भाई एक इंस्पायरेशन होनी चाहिए एक स्टूडेंट की? बिल्कुल होनी चाहिए। मेंटोर से बहुत फ़र्क पड़ता है, और आप अपने मेंटोर के साथ रिलेशनशिप कैसा बनाते हैं, ठीक है ना। ऑब्वियसली हर कोई मेंटोरशिप के लिए रेडी नहीं होता, क्योंकि मेंटोर बनने के लिए भी अच्छा खासा सब्र चाहिए। आई हैड अ मेंटोर, आई थिंक आई वाज वेरी लकी टू हैव हिम। और मैं अगर कहूँ कि मैं जहाँ भी हूँ उसकी वजह से हूँ। उसने हर चीज़ में मेरा हाथ पकड़ पकड़ के मुझे प्लेस किया कि ये हुज़ैफ़ा, ये हुज़ैफ़ा, ये। सो आई वाज वेरी लकी टू हैव अ मेंटोर। मैं उनका नाम भी लूँगा, डॉक्टर सैफुल्लाह खान। मेरे पूरे कैरियर को शेप करने में उनका हाथ है। अगर मेरे पेरेंट्स के बाद कोई दूसरा इंसान जिसका नाम लूँगा वो डॉक्टर सैफुल्लाह का है। तो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन फिर मेंटी को भी अपने मेंटोर के साथ बड़ा मुखलिस होना चाहिए। मैं और डॉक्टर सैफुल्लाह इस तरह से हैं जैसे 2 भाई हों, लेकिन मैंने आज तक उनको सिर्फ सैफुल्लाह नहीं बोला, मैंने उनको हमेशा सर बोला है। जितनी गहरी दोस्ती हो जाए ना, रिस्पेक्ट के एलिमेंट ख़त्म है। बल्कि वो भी कहते थे कि तुम मुझे हर वक्त सर सर बोलते रहते हो, क्योंकि हमारी दोस्ती बहुत गहरी होगी। मुझसे उम्र में भी बहुत बड़े हैं। मुझे याद है कि जब उनकी जो कन्वोकेशन थी उसमें मैं फर्स्ट ईयर का वॉलंटियर बना हुआ था, जो लोगों को अपनी सीटों पे लेके जा रहा था। उस टाइम में उनको जानता भी नहीं था। ड्यूरिंग माई BDS उनसे मुलाकात हुई, फिर बातचीत होती रही, करते रहे, चलता रहा सिलसिला।
तो मेंटी पे भी बहुत फ़र्ज़ होता है। आपने मेंटोर बना लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी ज़िंदगी अज़ाब कर दें। उसकी भी एक लाइफ होती है जो आपको है, और उस रिस्पेक्ट का एलिमेंट, जहाँ रिस्पेक्ट का एलिमेंट ख़त्म हो गया ना, फिर वो मेंटोर नहीं रहा। तो मेंटोर आप उसी वक्त कह सकते हो कि जब आप उसकी लाइफ लॉन्ग रिस्पेक्ट आप लूज़ ना हो। वो सर हैं तो सर ही हैं, वो पूरी ज़िंदगी सर रहेंगे। उस सर के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकते, चाहे आपकी दोस्ती भले जितनी गहरी हो जाए। तो बिल्कुल होना चाहिए। और अगर कोई आपको मेंटोर आपको आपको मेंटोरशिप देने के लिए रेडी है, तो ये इट्स वेरी बिग ब्लेसिंग दैट यू फाउंड समवन हु इज़ रेडी टू गाइड यू थ्रू योर करियर एंड एवरीथिंग। और फिर आप भी इतने काबिल हो कि आपको कोई पसंद करे आपको अपना मेंटी बनाने के लिए, तो होने चाहिए, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जो शुरू में आपने ये कहा था कि मैं एक बैक बेंचर था, तो आप अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को आगे क्यों बुलाते थे बैठने के लिए? आप सबसे पहले क्लास में आते ही बोलते थे आओ आप सब आगे आओ। क्योंकि मुझे पता है पीछे बैठ के क्या शरारतें होती हैं ना, क्योंकि मैं खुद पीछे बैठ के शरारतें करता था। लेकिन बीइंग अ बैक बेंचर आई वाज स्टिल अ गुड स्टूडेंट। हाँ, तो और एवरीवन इज़ नॉट लाइक दैट। मैं बैक बेंचर होने के बाद भी टॉप 5 में आता था, या कभी कुछ हो गया तो एटलीस्ट टॉप 10 में तो होता था। फर्स्ट ईयर में तो बहुत ही बुरा स्टूडेंट था। फर्स्ट ईयर BDS में तो मेरी सप्लियाँ भी लगी, पूरे साल बायोकेम में फेल होता रहा। सप्ली लगी तो इस्लामियात में लगी। इस्लामियात में फेल हो गया था। बट आई वॉज ऑलवेज अ बैक बेंचर टिल माई फाइनल ईयर BDS। लेकिन मैं पीछे बैठ के पढ़ाई करता था। आई वॉज नॉट अ वेरी ब्रिलियंट स्मार्ट स्टूडेंट, बट आई वॉज ओके, आई वॉज नॉट अ बैड स्टूडेंट। तो इसलिए मैं सबसे पहले, मुझे पता है कि पीछे बैठ के क्या मस्तियाँ कराएं। आओ चलो सारे। पीछे बच्चे 2 वजह से बैठते हैं, या तो उनको मस्तियाँ करनी होती हैं, या उनको फ़ोन देखना होता है, या तो फ़ोन देखना होता है या सोना होता है। ठीक है ना? तो जब वो आगे आ जाते हैं वो तीनों काम नहीं हो सकते हैं, फिर उनके पास पढ़ाई के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं होता। उनको ज़बरदस्ती जागना पड़ता है, और अगर मेरे जैसा मिल जाए तो वो जगा के ही रखता है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में आने वाले 10-15 सालों में पाकिस्तान की डेंटिस्ट्री का क्या फ्यूचर होगा? मुझे तो बहुत ख़तरनाक फ्यूचर लग रहा है, जिस हिसाब से बच्चे बाहर आ रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट किड्स नाउअडेज आर वेरी नॉन सीरियस। ठीक है ना? वो कहते हैं ना हमारे ज़माने में, तो वाकई में उस ज़माने के लोगों में कुछ ख़ास बात थी। मैं अपने ज़माने की बात नहीं कर रहा, मैं अपने से सीनियर्स की बात कर रहा हूँ। हम भी एवरेज थे, लेकिन हम अब क्योंकि मैं पिछले 8 साल से पढ़ा रहा हूँ और मैंने अलग अलग कैपेसिटीज़ में पढ़ाई कराई है बच्चों को। पहले एज ए लेक्चरर, एज ए SR, एज ए डेमो, अब एज ए हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, और अब बीइंग हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट मेरे अंडर भी लोग पढ़ा रहे हैं। तो मैंने सब देखा है, मैंने बच्चों के साथ बैठ के भी पढ़ाया और बच्चों के ऊपर बैठ के भी पढ़ाया है। लेकिन अब जो बच्चे आ रहे हैं, मुझे नहीं पता उनके साथ, उनके बचपन में उनके साथ क्या हुआ है, लेकिन तमीज़ की बहुत कमी है, मेहनत नहीं करनी, और रोना धोना बहुत मचाना है कि मैं बहुत ये सुनता हूँ कि हमने तो इतने पैसे दिए, हमें ये भी नहीं मिलता। तो आप पैसे दे के नॉलेज, एजुकेशन और तमीज़ नहीं सीख सकते। और अगर ये जनरेशन जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है, अगर उसने अपने आप को जल्दी रेक्टिफाई नहीं किया, तो डेंटिस्ट्री का फ्यूचर ख़तरनाक है। और बहुत सारे क्लिनिक्स अभी हम देखे भी हैं मैंने, जो यंग बच्चों ने खोले हुए हैं, उसमें से कुछ समझदार भी हैं जो किसी की हेल्प ले लेते हैं, किसी को बुला लेते हैं, लेकिन बहुत सारे जो हैं वो इतने समझदार नहीं भी हैं कि वो किसी की हेल्प लें। और पाकिस्तान में एज टेक्नोलॉजिकली अगर बात करी जाए, मटेरियल के हिसाब से बात की जाए, क्वालिटी ऑफ वर्क के हिसाब से बात की जाए, तो बड़े रैपिडली चेंजेस आ रहे हैं। लोग अब डिजिटलाइजेशन की तरफ बहुत रैपिडली जा रहे हैं, और 3D वर्क फ्लोज की तरफ बहुत रैपिडली जा रहे हैं। तो उसको जितना जल्दी जो लोग अडॉप्ट करेंगे वो सक्सेसफुल रहेंगे, और जो अडॉप्ट नहीं करेंगे वो पुराने, वो सीधा ऑब्सोलीट के किस्म के तरीक़ों पे रहेंगे, तो उनके लिए आगे 15 सालों में मुश्किल हो जाएगा। तो पुरानी प्रैक्टिसेस जिन्होंने इवॉल्व कर लिया वो सक्सेसफुल रहेंगे, और बच्चों ने अगर अपनी मेंटालिटी इवॉल्व कर ली, तो क्यों बच्चे स्मार्ट हैं, दे आर इंटेलिजेंट किड्स, बट आई डोंट नो व्हाई उनको क्या माइंड ब्लॉक है कि वो उस इंटेलिजेंस को गलत जगह पे ज़्यादा लगाते हैं और मेहनत में कम लगाते हैं।
हर चीज़ में बड़ी मेहनत चाहिए होती है और ये बच्चे वो मेहनत करने के लिए तैयार नहीं, ये फ़र्क है। एंड में आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जिनके बच्चे डॉक्टर्स नहीं बनना चाहते लेकिन वो सिर्फ एक नाम डॉक्टर टैग के पीछे जो है वो अपने बच्चों को घुसा देते हैं इस फील्ड में, और फिर जो है वो आपको पता ही है कि किस तरह से निकलते हैं। इसमें भी दो किस्म के बच्चे आते हैं। एक बच्चे आते हैं जिनको ज़िंदगी में वैसे ही कुछ नहीं करना, तो वो उनको माँ बाप कहते हैं डॉक्टर बन जाओ, उनको बच्चों को बताओ कि मुझे डॉक्टर बनने के बाद जो आगे कुछ नहीं करना, या तो अब्बा का बिज़नेस संभालना है या शादी करके कहीं बैठना है। उन बच्चों के लिए ठीक है, उनको भले आप इसी में डाल दें, कुछ ना कुछ करके डॉक्टर बन जाएंगे, एटलीस्ट नाम करके डॉक्टर लगा होगा। लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं जो वाकई ज़िंदगी में कुछ और करना चाहते थे, तो उनको वो करने देना चाहिए, क्योंकि वो डॉक्टर बन के भी क्या उखाड़ लेंगे। क्योंकि कंपटीशन जो है वो इट्स नॉट एन इजी फील्ड। पैसे कमाना इस फील्ड में इतना आसान नहीं है और वक्त के साथ ये मुश्किल होता रहेगा। ठीक है, सैचुरेशन अपनी जगह है, मेहनत अपनी जगह है। एक बच्चे का अगर किसी चीज़ के अंदर दिल ही नहीं है तो मेहनत तो कभी भी नहीं करेगा, और तो उनको जो करना है करने दें। अब तो मैं खुद ये कहता हूँ कि दुनिया में बहुत कुछ है करने को, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ ना पढ़ के भी बहुत पैसे कमाए, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो PhDs करके भी कुछ नहीं कर रहे। टिकटॉक हो अगर वो भी करना चाहते हैं ना, देखिए अगर एक बच्चा टिकटॉक बनाना चाह रहा है तो उसको बनाने देना है, मतलब करने दो उसको जो करना है। अगर वो नशा नहीं कर रहा, ठीक है, गलत काम नहीं कर रहा, जुआ नहीं खेल रहा, गंदे दोस्त नहीं बनाए, ये चीज़ें पेरेंट्स को ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि इससे बच्चों को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, रादर देन मेकिंग हिम डू व्हाट दे डोंट वांट टू डू। हाँ, अगर आपका बच्चा गलत आदतों में पड़ा हुआ है, फिर आप ज़रूर आप एक स्ट्रिक्ट पेरेंट बने। लेकिन अगर बच्चा आपका शरीफ है, सीधा साधा है, आपकी सारी बात मानता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको उसी राह पे लगा दें जिस राह पे आप चाहते हैं उसको। उसने भी अपनी ज़िंदगी बनाने का कुछ सोचा है और वो अपने कॉन्सिक्वेंसेस का खुद जिम्मेदार होगा। अगर आप उसको कुछ बनाएंगे और लाइफ में फेल होगा, पूरी ज़िंदगी अपने माँ बाप को कोसता रहेगा, मेरे माँ बाप ने मुझे करा दी। लेकिन जब वो खुद अपने डिसीजंस लेके फेल होगा, जिसमें चांसेस कम है फेल होने के, क्योंकि वो जब खुद डिसीजन लेता है तो वो हाथ पैर भी इतने ज़्यादा मारता है, वो माँ बाप के भी इतने ज़्यादा ढूंढता है, तो उसमें फेलियर के चांसेस कम है, तो वो एटलीस्ट अपने माँ बाप को पूरी ज़िंदगी नहीं कोसेगा। यही बोलेगा कि चलो काश माँ बाप की बात सुन ली होती। चलें, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने बहुत अच्छा गाइड किया और उम्मीद है कि लोगों को सीखने को मिलेगा। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच, इट वाज फन, मज़ा आया।